फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर जबरदस्त स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां फिजिक्स रखना मना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही शानदार डिस्कशन होने वाला है, बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, जमकर धूम मचाने वाले। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अब टाइम कम बच गया है, बहुत कम टाइम रह गया है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट ईयर में आपके आईआईटी के, नीट के, एनटीएससी एग्जाम्स, ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, सीबीएसई एग्जाम्स, ये सब एग्जाम जो पहले वाले शेड्यूल में होते थे उसी टाइम पर होने वाले हैं। और अभी के हिसाब से चले तो सेशन में हम बहुत लेट है। तो यदि आपने अभी भी पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं की है, अभी भी आप घास काट रहे हैं, अभी भी केवल ओनली लाइव क्लास देखते हैं, यूट्यूब पर क्लास देखते हैं, मजे ले रहे हैं, तो ये मजे करना बंद कर दीजिए, पढ़ाई के लिए सीरियस हो जाइए। अदरवाइज आपके पास टाइम कम बचेगा और फिर लास्ट ऑप्शन सब्जेक्ट समझने का नहीं, रटने का बनने वाला है। और फिर आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो उस ऑप्शन पे हमें कभी जाना नहीं है, और उसके लिए जरूरी है अपने 24 घंटे का जो दिन होता है उसमें से थोड़ा टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने सभी सब्जेक्ट्स को दे। खासकर जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं, जिनके आपके बेसिक क्लियर नहीं है, जिनमें आपकी मार्किंग आने की उम्मीद कम है, क्योंकि इस साल तो कोरोना की वजह से सबको पता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, आगे आगे खिसक रहे हैं। लेकिन अगले साल हम इसी सिचुएशन में भी जीते रहे तो भी सारा शेड्यूल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीमारी चल रही है हमको उसके साथ जीना पड़ेगा। और जब ये नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन, तो सभी शेड्यूल्स हमेशा जैसे पहले होते थे उसी टाइप से चलते रहेंगे, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचेगा। तो आपने यदि अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो अभी भी मैं फिर कह रहा हूं आपको फोकस होकर पढ़ाई स्टार्ट करना चालू कर दीजिए, घास काटना बंद कर दीजिए, ठीक है। यदि आज आप अभी भी सब्जेक्ट की क्लास कभी ज्वाइन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं बट मजे लेते हुए देखते हैं, फोकस नहीं होता, ध्यान कहीं और होता है, तो ये सब बंद कर दीजिए। या तो क्लास बंद कर दीजिए, या ये आपकी जो हरकतें हैं ये बंद कर दीजिए। क्लास बंद कर दोगे, ये हरकतें करते रहोगे, तो भी आप ही को जो भुगतना पड़ेगा, जो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यदि हरकतें बंद कर दी और क्लास बड़े फोकस के साथ अटेंड करने लगे, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ अटेंड करने लगे, और अपनी मेहनत करते हुए पढ़ाई स्टार्ट कर दी आपने, स्टडी आपकी पॉइंट टू पॉइंट आगे चल रही है, डेली टाइम आप उसको दे रहे हो, तो फिर श्योर 100% की आपकी मार्किंग कोई भी नहीं रोक सकता है। आगे मेरी बात समझ में? तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रीवियस क्लासेस से हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो, कैपेसिटेंस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और आज का टॉपिक भी कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन आए या ना आए, न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इनके साथ में कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैं आपको हर वो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं, हर वो मेथड बताने वाला हूं जो आपके बुक्स में नहीं मिलने वाला है। जनरली कॉम्बिनेशन होगा, इस टाइप का बता दिया जाएगा, लेकिन इसी के ही अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट भी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप आईआईटी, नीट, एनटीएससी इस टाइप के एग्जाम देते हैं, वहां पर उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड और ऑल अदर स्टेट बोर्ड से उनके एग्जाम में मिलेंगे। बट जब आप अपनी रेफरेंस बुक्स उठाएंगे या अपनी जो भी टेक्स्ट बुक्स है उसे उठाएंगे, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा आपको कहीं पर भी। और फिर आप सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। क्वेश्चन कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है उस पर डिपेंड करता है कि आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको लगता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो भी चीज आ गई है बस उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका। तो यहाँ पर आज होने वाला है बड़ा ही कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन, धांसू डिस्कशन होने वाला है, आग लगाने वाले हैं आज। ये समझ लीजिए धूल चटा देंगे आज इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमें धूल चटवा देता है एग्जाम में, और हमें लास्ट में स्किप करना पड़ता है, पूरा माइंड खराब हो जाता है हमारा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कभी भी दिमाग खराब होने की नौबत आएगी ही नहीं। एग्जाम में हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी और फिर मन में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये लो बस ये सवाल को मैं करके ही छोड़ूंगा इसको, ये हो गया अब सॉल्व। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए
कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं आज के में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर को जब आप जोड़ते हो तारों से, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से है, आपने उसको किस तरह जोड़ा है, डिपेंड करता है। यदि आपने अलग अलग तरीके से जोड़ा है तो उसका कैपेसिटेंस भी अलग अलग आएगा। सभी कैपेसिटरों का जो कुल मिलाया हुआ कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस है, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब तुल्यधारिता, वो कितनी है वो डिपेंड करता है इनके कॉम्बिनेशन पे। तो जनरली जरूरी आपका कॉम्बिनेशन जानना कि जब कैपेसिटर जोड़े गए तो वो कौन से कॉम्बिनेशन में है और उनका कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है, या टोटल कैपेसिटेंस, कुल धारिता कितनी है। तो आइए बात करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हूं आपके लिए। ये डायग्राम देखिए ध्यान से। तीन कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस है, धारिता C1, C2 एंड C3। इनको मैंने कंबाइन कर दिया, वायर से जोड़ दिया। देखो इसको इससे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया मैंने। ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव है, ये इसकी पॉजिटिव, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट। यहाँ पर विभव, विभवांतर या पोटेंशियल ड्रॉप कह सकता हूँ, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। तीनों कैपेसिटर पे जितना विभवांतर है, जितना पोटेंशियल है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ बैटरी लगाई मैंने, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। जैसे ही बैटरी लगाई, चार्ज गया। कैपेसिटर हमेशा क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं, आवेशों को संग्रहित करते हैं। तो जैसे ही मैंने पॉजिटिव बैटरी लगाई, क्यू चार्ज इसके पास गया, यहां से होता हुआ पॉजिटिव प्लेट पर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पर गया, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे आया, फिर नेगेटिव पे आया, फिर पॉजिटिव पे आया, फिर नेगेटिव पे आया। और ये क्यू चार्ज इस नेगेटिव से होता हुआ वापस कहां पर आ गया, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन समझने का तरीका है। अब देखो यहां से हम समझेंगे सबसे पहली बात, क्यू चार्ज जब यहां से होता हुआ इसके पास गया, फिर इसके पास गया, फिर इसके पास गया, तो क्या क्यू चार्ज को कहीं पर भी दो या दो से ज्यादा रास्ते मिले, मतलब रास्ते मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वायर या जॉइंट बोल सकते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर जुड़े हुए रहे। तो यहां पर समझने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है, जहां पे खूब सारा एक कॉम्प्लिकेटेड एक डायग्राम दिया हुआ रहेगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा वहां पे कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पर जो सबसे इजी मेथड है वो यूज करने वाले। तो ध्यान दीजिए, क्यू पॉजिटिव से निकलकर होता हुआ यहाँ से जाता 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 यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं सिंपली बैटरी इसलिए लगाया ताकि मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, और बैटरी का कोई रोल नहीं है ज्यादा यहाँ पर। ठीक है, नहीं दे रखी हो बैटरी तो भी आप लगा दीजिए ताकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटेंस पूछा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता पूछी हुई है, उन दोनों के बीच में आपको सबसे पहले बैटरी लगा देनी है। ठीक है, अब देखो यहां से क्यू गया और क्यू यहां से होता हुआ वापस भी होता हुआ यहां पर आ गया। क्यू को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला। जब क्यू को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, सभी कैपेसिटर से होता हुआ ये गुजरता हुआ गया, तो इसका मतलब यहां पर क्यू जो है वो कांस्टेंट है, क्यू का मान नियत है। जब क्यू का मान नियत होता है तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्यू की वैल्यू होती है कांस्टेंट। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जहां क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब चार्ज को जहां पर दो या दो से ज्यादा रास्ते ना मिले, एक ही रास्ते में यदि सारे कैपेसिटर आते हो तो एक ही रास्ते में आने वाले सारे कैपेसिटर, सारे संधारित्र सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहेंगे, श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहेंगे। तो देखो क्यू चार्ज यहां से C1 C2 C3 होता हुआ आया है, इसका मतलब C1 C2 C3 पर कहीं भी क्यू की वैल्यू नहीं बदली है, ये एक ही रास्ते में आते हैं, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। और इन संधारित्रों पर विभव V1 V2 V3 है, तो ये जो विभव है वो बैटरी से होता मिलता है इन्हें, V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल और V3। जब चार्ज यहां से जाएगा तो V इक्वल टू होता है Q बाय C, क्योंकि Q इक्वल टू होता है C। तो ये जो V है, जब ये Q चार्ज यहां पर जाएगा C1 कैपेसिटर के पास, तो C1 का डिवाइड देते हैं, यहां पोटेंशियल आ जाएगा V1। जब आप C2 का डिवाइड दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा V2, और इसी चार्ज में जब C3 का डिवाइड दे दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास
V3। ये जो टोटल पोटेंशियल है ये इस बैटरी से इन्हें मिला हुआ है। तो ये जो V1 V2 V3 है, ये जो कुल विभव है ये कभी भी बैटरी से ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही बैटरी से कम हो सकता है। मतलब इन तीनों का योग, तीनों का सम हमेशा इस बैटरी के विभव के, इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आने वाला है। तो V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। 4 5 6 7 जितने भी जुड़े हुए हैं रहे तो उन सब का पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम है वो इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आने वाला है V। सबसे पहले बात करते हैं V1 की। V की बात में करूंगा मैं। V1 इक्वल टू होगा Q बाय C1, क्योंकि चार्ज यहां से इस पर जा रहा है वो Q ही है, तो Q में डिवाइड करेंगे हम C1 का, तो V इक्वल टू Q बाय C होता है, तो Q बाय C1। जब बात करेंगे V2 की, V2 यानी कि सेकंड कैपेसिटर की बात करें तो सेकंड कैपेसिटर में भी यही Q चार्ज जा रहा है, तो Q बाय पोटेंशियल हो जाएगा आपका V2। ठीक है, बात करते हैं V3 की, पोटेंशियल ड्रॉप एट कैपेसिटर 3, विभव कैपेसिटर 3 पर बात की जाए तो यहां पर इसकी धारिता कैपेसिटेंस C3 है। चार्ज अभी भी Q इसके पास होता हुआ जा रहा है, तो Q ही इसके पास जा रहा है। इसका मतलब टोटल चार्ज Q और यहां पर, सॉरी मैंने यहां पे V2 लिख दिया, आएगा C2 और यहां पर आएगा कैपेसिटेंस C3। तीनों का पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। ये है टोटल V। ठीक है, सपोज करो ये तीन अलग अलग है, ये हमको पता है, लेकिन जब मैं तीनों को कॉम्बिनेशन करके जोड़ दूं, मिक्स करके एक बना दूं, तो इनको एक बना दूंगा मैं, तो ये बन गया मेरे पास एक कैपेसिटर और ये रह गया मेरे पास एक बैटरी। ये जो तीन कैपेसिटर है, इन तीनों को मिलाने से ये कैपेसिटर बना है जिसका कैपेसिटेंस है 1 2 3 लगा दिया है मैंने यहाँ पर C1 2 3, इसका मतलब C1 C2 C3 का मिलाकर यहाँ पर ये कैपेसिटर बनाया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए, टोटल V है यहाँ पर, टोटल चार्ज है Q, तो टोटल V की बात की जाए तो टोटल V होगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस तुल्य धारिता, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका मतलब हुआ इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अब तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है वो फॉर्मूला यहां पर डिराइव करेंगे। तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा, जिसको C1 2 3 या मैं C इक्विवेलेंट लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर आएगा C इक्विवेलेंट। कितने भी जुड़े हुए रहे उन सबको मिलाकर जो एक बनने वाला है, उस एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट। देन Q की जगह Q, C की जगह C इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने यहाँ पर मैं Q कॉमन ले लेता हूँ, 1/C1 1/C2 एंड 1/C3। Q से मैं Q कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4, इस तरीके से। तो यदि इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसके बारे में पहचानेंगे कैसे। Q चार्ज जो है वो सब पर सेम रहता है, मतलब Q को कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, वो एक ही रास्ते में ट्रेवल करता रहता है। तो एक ही रास्ते में आने वाले जितने कैपेसिटर है, जितने संधारित्र है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहेंगे, और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए रहते हैं वहां पर Q की वैल्यू कांस्टेंट होती है। बट ये जो पोटेंशियल, ये जो विभव होता है वो अलग अलग रहता है, और टोटल जो विभव रहेगा V1 V2 V3 का सम 4 5 भी हो सकते हैं, तो V1 V2 V3 V4 V5 का जो सम है टोटल है वो इस बैटरी के V के इक्वल आने वाला है। तीनों चारों 500 जितने भी कैपेसिटर है उन सबको मिलाकर मैं एक कैपेसिटर बना लेता हूं। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तुल्य धारिता है, C इक्विवेलेंट से लिख दिया है मैंने यहाँ पर, और ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सीरीज है या पैरेलल है, बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में आपको कुछ और भी बता देता हूं, मैं यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। दो कैपेसिटर के लिए बताऊंगा मैं, ज्यादा के लिए नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओनली फॉर 2, केवल दो कैपेसिटर के लिए। जब आपके पास दो कैपेसिटर हो, ओनली दो ही जुड़े हुए रहे, तो आपको यदि कभी C इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप 1/C1 1/C2 करके थोड़ा लंबा प्रोसेस मत यूज करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना C इक्विवेलेंट का, C1 C2 C1 प्लस C2।
ये लीजिए, ठीक है। ये एक बात आपको आसान रहेगी, याद रखोगे तो आप फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास खूब सारे कैपेसिटर जुड़े हो, ठीक है, और यदि सबकी कैपेसिटेंस सेम हो, सी जब सेम हो, सबके लिए सेम हो, सी की वैल्यू C1 C2 C3 सबके सब सेम हो, तो आपके पास C इक्विवेलेंट आने वाला है C/N। N यानी कितने जुड़े हुए हैं, सपोज करो 2 माइक्रोफैराड के 6 कैपेसिटर है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2/6 1/3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास कितने कैपेसिटर, उनका डिवाइड दे दो, फटाफट आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये चीज, ये और ये तीनों फॉर्मूला याद रखना बहुत काम की चीज है। फिर जब मैं आपको उसके सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बट उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। मैं रख कर रहा हूं, वीडियो पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी एग्जाम में जाइए, या वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको उन्हें स्किप नहीं करना है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट है। आइए आगे बात करता हूं मैं। ये एक कॉम्बिनेशन हुआ है, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखो, जब कैपेसिटर इस तरीके से जुड़े हुए रहें, कि इन पर चार्ज अलग अलग रहे, इन पर चार्ज अलग अलग रहे, पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है ना, ये निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है, तो मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया, यहां पर लिख दिया। इसकी पहचान बता देता हूं मैं, यहां से बैटरी से मैंने निकाला चार्ज क्यू को, अपने आप को समझ लो मैं हूं चार्ज क्यू, यहां से पॉजिटिव प्लेट से होता हुआ यहां पर आया, जैसे ही एक पॉइंट पर पहुंचा, मेरे पास 3 रास्ते मिले मुझे, 1 2 और 3, और तीनों पे मुझे जाना जरूरी है, जहां 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, C1 C2 एंड C3। ये लीजिए, 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, C1 C2 C3। अब मुझे जाना तीनों जगह जरूरी है, तो इस Q के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे, Q1 Q2 एंड Q3। तो जहां से 2 या 2 से ज्यादा रास्ते मिल जाए, वहां से श्रेणी क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है, और जहां पर ये वापस आके मिलते, वहां तक हमेशा सीरीज नहीं रहता, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है। आगे भी बात समझिए, ये थोड़ा सा घुमा दिया मैंने आपको, जहां से 2 या 2 से ज्यादा रास्ते निकल जाए, वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है, और जहां तक ये रास्ते वापस ना मिल जाए, वहां तक पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है, ये समांतर क्रम संयोजन रहता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि Q के 3 टुकड़े हो गए, और ये तीनों टुकड़े, तीनों पोर्शन यहां आके वापस मिल गए, तो Q इक्वल्स टू हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहां से Q 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, यहां पर वापस आके तीनों पार्ट वापस मिल गए, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमेशा कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन रहेगा। अब देखिए पोटेंशियल की बात करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, बट यहां पे मैं एक ट्रिक बता देता हूं याद रखने की, ताकि आपको कभी रटना ना पड़े। ये बैटरी है V, पोटेंशियल क्या होता है, हमारी डेफिनेशन क्या थी विभव की, कि जब हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं किसी इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वर्क डन जो किया गया कार्य है वही पोटेंशियल कहलाता है, वही विभव कहलाता है। यही बात थी। तो यहाँ पर भी ये सिस्टम है, प्लस से लेकर माइनस तक लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो
ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला नेगेटिव है। बड़ा इसलिए रहता है क्योंकि इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, उच्च विभव कहते हैं, और ये छोटा वाला नेगेटिव होता है, ये लो पोटेंशियल होता है, इसलिए इसको ऐसे छोटे से शो करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी तरह शो करते हैं बैटरी पर, ठीक है, एक बड़ा और एक छोटा ऐसे शो करते हैं। कैपेसिटेंस में कैपेसिटर जो होता है उनको दोनों में इक्वल प्लेटें लगी होती है। ठीक है, तो जब मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा जितना वर्क डन करना पड़ता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए, वही कहलाता है पोटेंशियल। जब मैं अपने वायर को छोटा करूं, काट देता हूं, वायर को छोटा करूं, प्लेटों को दूर दूर बना दूं, तो सपोज करो प्लेट को मैंने यहां बना दिया, यहां बना दिया, तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं पोटेंशियल भी लिखूंगा यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल से ये जुड़ा हुआ है पॉइंट है, तो ये प्लस का हो गया, और ये माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया माइनस। तो इस प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल V है, तो इस प्लस और इस माइनस के बीच का पोटेंशियल भी कितना होगा? V होगा। इस प्लस और माइनस के बीच का विभव V होगा। जब इस प्लस और माइनस के बीच का विभव V होगा तो यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, तो इसका पोटेंशियल भी V हुआ, विभव V हुआ। इस A और B के बीच में ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस वाला भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी पोटेंशियल हो जाएगा V। सिमिलरली इस A और B के बीच में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी पोटेंशियल हो जाएगा V, और ये कैपेसिटर भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी पोटेंशियल हो जाएगा V। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर पे हमेशा कैपेसिटेंस अलग अलग है, बट फिर भी पोटेंशियल यानी विभव V हमेशा कांस्टेंट रहेगा, V की वैल्यू सेम रहेगी। V की वैल्यू सेम रहेगी, बट Q यहाँ पर 3 या जितने भी आपके पास कैपेसिटर उतने में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। तो बात करते हैं Q1 की, और Q इक्वल टू होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q1 के लिए C1 V1, लेकिन 1 नहीं लगाऊंगा क्योंकि सब पर विभव V है, तो मैं कह सकता हूँ C1 V। Q2 के लिए मैं लिख सकता हूँ C2 V, और इसके लिए लिख सकता हूँ मैं C3 V, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है Q। बट इस Q के बारे में भी तो हमें बात करनी है। Q यानी यहाँ पे आते हैं हम, इन तीनों को मिलाकर यदि मैं एक बना दूं, एक कैपेसिटर बना दूं, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C123 यानी C इक्विवेलेंट। यह बैटरी हो गई है मेरी V, और यहां से चार्ज आ गया है Q। डायग्राम का हमेशा यूज करें, क्योंकि डायग्राम से ये आसान बनता है, कॉम्बिनेशन समझ में जल्दी आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो जाता है इससे। अब देखिए टोटल Q की बात करें, टोटल V, टोटल Q, तो टोटल ही कैपेसिटेंस आएगा। टोटल कैपेसिटेंस यानी इन कैपेसिटेंस का सम, इन सभी धारिताओं का योग। अब वो योग कैसे करना है, उसी के लिए तो हमें फॉर्मूला निकालना है। तो आइए बात करते हैं। टोटल C है, टोटल Q है, तो यहाँ पर आएगा टोटल C, टोटल V, और टोटल C जो 1 2 3 यानी C इक्विवेलेंट है, C तुल्य है, जिसे मैं लिखता हूँ C इक्यू, तो ये हो गया तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ से C इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ V, यहाँ पर V कॉमन लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया है, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया हमारे पास। और भी यदि आपके पास है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कुछ अलग आ गया है। यहाँ पर यदि आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, तो ये बैटरी वाली जो है सब प्लस की हो गई है, और ये सबकी माइनस की हो गई है। तो इस कॉम्बिनेशन में मैं कह सकता हूं सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव बैटरी एक टर्मिनल पे जुड़ी हुई है, सभी कैपेसिटर की नेगेटिव बैटरी एक टर्मिनल पे जुड़ी हुई है। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव पार्ट एक जगह जुड़ा हो और सभी कैपेसिटर का नेगेटिव पार्ट एक जगह जुड़ा हो, और वो फिर बैटरी से जुड़ा हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें सभी कैपेसिटर पर, सभी संधारित्र पर विभवांतर यानी पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम रहेगा, लेकिन चार्ज हमेशा सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां से दो या दो से ज्यादा रास्ते चालू हो जाए और जहां पर ये रास्ते वापस मिल जाए, वहां तक दोनों ये जो दोनों पॉइंट्स है इनके बीच में हमेशा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ही रहेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अब देखो, यदि खूब सारे हैं आपके पास और सबकी धारिता समान है, सबका कैपेसिटेंस समान है,
तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो NC। एक C1 है एक C2 है, दोनों CC होते तो क्या करते C प्लस C यानी 2C, 3 होते तो 3C, 4 है तो 4C, 5 है तो 5C, C सबको ऐड करते, 10 है तो 10C, यदि M है तो M इंटू C। तो ये दोनों का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आगे मेरी बात समझ में आपको कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आज की क्लास इतनी रहने वाली है, यही कॉम्बिनेशन का कुछ पार्ट मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ में टोटल एनर्जी भी पढ़ाने वाला हूं कि टोटल एनर्जी कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हमें पता लगेगा कि इस कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी कितनी है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में भी हम सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और भी मैं आपको तरीके बताने वाला हूं कि कैपेसिटर किस तरीके से जोड़ा जा सकता है और हमें पता लगेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आगे मेरी बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, नोट्स साथ के साथ प्रिपेयर करते रहना, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स से बेस्ट स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है।